बुझते दिए से चांद बोला उपहास कर, तेरी भी क्या जिंदगी है, दो घड़ी जिया नहीं। दिया बोला सुनो शशि, उम्र छोटी है परंतु जब तक जिया तब टिकने दिया नहीं। कभी घटा नहीं बढ़ा नहीं, हार कर भागा नहीं, घटा नहीं बढ़ा नहीं, हार कर भागा नहीं। लुका छिपी वाला खेल हमने किया नहीं, लुका छिपी वाला खेल हमने किया नहीं। और खुद को जला के अंधकार से लड़ा सदैव, खुद को जला के अंधकार से लड़ा सदैव। सूरज से रोशनी उधार की लिया नहीं, सूरज से रोशनी उधार की लिया नहीं, सूरज से रोशनी उधार की लिया नहीं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है, हमारी तराई भूमि, तराई तपोभूमि काफ़ी प्रतिभाओं की भूमि है और जिसमें लगातार काव्य के क्षेत्र में नेशनल लेवल पे यहाँ के कवि जा रहे हैं और अपने काव्य पाठ से पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में कवि विशेष शर्मा जी, जो हास्य के कवि हैं और सामयिक कविताओं पे भी काफ़ी कुछ लिखते हैं, हमारे जनजागरण के स्टूडियो पे आए हुए हैं। विशेष शर्मा जी, आपका हमारे जनजागरण के स्टूडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका बहुत बहुत आभार। देखिए आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपने चैनल पर हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सीधे सीधे चलते हैं कवि विशेष शर्मा जी के पास। विशेष शर्मा जी, हमारे ऑडियंस को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा। मैं यहाँ से लखीमपुर से 22 किलोमीटर दूर एक बेलवा गांव पड़ता है, शारदा नदी में ही बसा हुआ है। वहाँ एक बिल्कुल वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि लोग बहुत शिक्षित नहीं होते हैं। मैं ऐसे परिवेश से आया हूँ जहाँ कोई कविता नाम की कोई चीज़ जानता नहीं था। वहाँ हम लोग भी इतना था कि जब हम पढ़ते थे तब केवल तुलसी, कबीर, सूरदास जी को हम पढ़ते थे तो समझते थे कि बस यही कवि हैं। आज की दुनिया में, आज के समय में कोई है नहीं ऐसा। लेकिन ये 2000 के आसपास का यही दशहरा मेला का मंच था जब हम यहाँ आए। दरअसल भोजपुरी का कार्यक्रम समझ के आए थे देखने, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर कवि सम्मेलन था अखिल भारतीय का। अब रात बितानी थी, गांव से आए थे चल करके, तो रात बितानी थी, कवि सम्मेलन को सुनने लगे। पहली बार कवि सम्मेलन को सुना। आदरणीय कमलेश मृदु मौर्य जी उसका संचालन कर रहे थे और देश के बड़े बड़े रचनाकार उसमें उपस्थित हुए थे। बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में जब यहाँ कवि सम्मेलन को सुनने के बाद जब घर पहुँचा तो मुझे लगा कि यार ऐसा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे तुकबंदियाँ करने लगा और तुकबंदियाँ करते करते धीरे धीरे बस कविता की ओर कैसे रुझान हो गया मैं नहीं समझ सकता, मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन बस इसी तरह से कविता की ओर रुझान गया। और बहुत पिछड़े वर्ग से मैं आता हूँ, मतलब हमारे माँ बाप भी बहुत मध्यम परिवार से रहे, किसान परिवार से हूँ और यही कुछ है। बाकी अब तो एक छोटी मोटी जॉब में हूँ, तो उसी सिलसिले में लखीमपुर में रहना होता है, बाकी गांव से जुड़ाव ज़्यादा रहता है मेरा। तो आप तुकबंदी से राष्ट्रीय स्तर के कवि, हालांकि आप नहीं ये कहेंगे, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप नेशनल लेवल पे काव्य पाठ करते हैं और बड़े लोकप्रिय कवि हैं। तो आप सपोज दैट छोटी क्लास में होंगे, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो कि काव्य क्षेत्र की तरफ आपका रुझान, जैसे कि आपने अभी बताया, इसके अलावा कोई आपकी स्मृतियां हो जो हमारे दर्शकों से साझा कर सकें? देखिए स्मृतियां बहुत हैं, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लोगों को सुन करके और सीखने की प्रवृत्ति हमें बचपन से रही और हमेशा रही, सब में असर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को देख करके सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, और कुछ तो हमने देख करके भी सीखा और करके भी सीखा। जब हमने किसी कवि को मंच पर खूब जमते हुए देखा तो अपने अंदर भी, सबके हर कवि के अंदर ये भावना होती है कि यार हम भी काश ऐसा कर पाते। तो बस प्रयास किया, बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक प्रयास ही करता रहा। और मैं जो भी विधा मिल गई, जो भी विषय मिल गया, जो भी समाज में हमने विद्रूपता देखी, जो समाज में विसंगति देखी, उस पर हमने लिखने की कोशिश करी। खैर
ईश्वर की कृपा से, माँ शारदा की कृपा से वो तुकबंदी ही एक कविता का रूप ले लिया और उनको लोगों ने सराहा, लोगों ने उन पर आशीर्वाद दिया। इसी तरह से बस यात्रा चल पड़ी। नहीं, आपने ये तो देखा विद्रूप, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा आपको मंचों पे, आप हास्य के एक बहुत बढ़िया कवि माने जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हास्य की ओर कैसे आए आप? हाँ, ये बहुत बढ़िया घटना है। दरअसल शुरुआत में हमने वीर रस की कविताएं लिखी जी। और वीर रस की कविताओं में जो छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थीं, हमारे यहाँ आदरणीय स्मृति शेष श्री राजकिशोर पांडे प्रहरी जी थे, वो युवाओं को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। जो कवि थोड़ा भी लिखता था उसको वो बहुत प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि बेटा तुम लिखो, बहुत आगे तक जाओगे। तो उनकी बात, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने एक बार गोष्ठी में कहा हमसे, कहा विशेष लखीमपुर में हास्य का कोई कवि नहीं है, कुछ कवि हैं, कम कवि हैं, अगर तुम हास्य में कोशिश करो तो तुम्हारा बेहतर हो सकता है। तो हुआ ये कि गोष्ठी एक थी, गोष्ठी में हमने कुछ पंक्तियाँ उनको सुनाई, बस उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहा विशेष बस मैंने पकड़ लिया। हमने कहा क्या हुआ गुरुजी? कहने लगे नहीं विशेष, मैंने समझ लिया तुम्हारे अंदर जो है वो हास्य का कवि है, तुम अभी तक इसको समझ नहीं पाए, मैंने समझ लिया है, अब तुम कोशिश करो और हास्य की ओर जाइएगा। खैर उनका आशीर्वाद लेकर के मैंने हास्य पर और भी कार्य किया और जिसको मंचों पर पढ़ा। और सही बात यह है कि हास्य की कविताओं को लेकर के ही मैं जनपद के बाहर निकला और वहीं से मुझे लोगों का स्नेह, आशीर्वाद मिला और फिर यात्रा चल पड़ी। विशेष जी, हास्य पर कोई आपकी विशेष रचना? तमाम देखिए समाज में घटनाएं घटती रहती हैं, छोटी छोटी घटनाओं से पंक्तियां लिखने की कोशिश करता हूं, छोटी छोटी घटनाओं से हास्य निकालने की कोशिश करता हूं। तो इधर की जो 4 पंक्तियां जो बहुत लोगों को पसंद आ रही हैं, मैं वो पंक्तियां आप सबके सम्मुख में निवेदित करना चाहता हूं कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियाँ, और देर देखते मियाँ जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। और मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया। इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं उनको मैं पंक्तियों में रखने की कोशिश करता हूं। और 4 पंक्तियां अगर मन हो तो और सुन लीजिएगा। देखिए, एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है, ये वो पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों को लेकर के जब मैं ज़िले के बाहर गया तो मुझे मंचों पर स्थान मिला। मैं वो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है। देखिए, हम आप मोबाइल के विषय में उतना नहीं जानते हैं जितना बच्चों को पता होता है। बच्चे वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। तो एक छोटा बच्चा कैसे प्रयोग करता है, सुनिएगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे, और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे, और एक काल कर भगवान से करूँगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे, और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। बस इसी तरह से सब चलता रहता है। भाई वाह वाह, बहुत बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली कविता। विशेष जी, मौजूदा दौर जो है भाषी से हट के आभासी हो गया। भाषी मेरे कहने का तात्पर्य है वास्तविक जी, हालांकि ये आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा साहित्य की, वो हमने भाषी का उल्टा आभासी का उल्टा भाषी किया। तो इस दौर में मंचों से गायब होती अच्छी कविताओं को आप कितना सही मानते हैं? इसमें सोशल मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि मंचों से अच्छी कविता गायब हो रही है। आज भी मंचों पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आ रही हैं। जैसे युवाओं में देख लीजिए, स्वयं श्रीवास्तव युवा कवि हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं उनकी। गजेंद्र प्रियांशु को आप देखिएगा,
ये तो युवा कवि ही हैं और क्या लाजवाब उनकी कविताएं होती हैं। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि मंचों से अच्छी कविता गायब हो रही है। हाँ, ये है कि आज युवाओं में इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है, युवाओं में इतनी ज़्यादा समझ लीजिए कि एक ऐसी भावना हो गई है कि हम कितनी जल्दी बस 4 लाइनें लिखें और हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच जाएं। ये बहुत ही अपेक्षा है नए लोगों में। इसमें होता यह है कि वो उस चीज़ को भी कविता समझ लेते हैं जो कविता होती ही नहीं है, और उसको लेकर के वो मंचों पर जाते हैं, और इससे दर्शकों को लगता है कहीं न कहीं कि कविता का स्तर गिर रहा है। कविता का स्तर कहीं से नहीं गिर रहा है। कविता हमेशा समाज को जगाने का काम करती रही है। कविता हमेशा ऊर्जा और चेतना भरने का काम करती रही है, और वो सदैव करती रहेगी। मेरे ख्याल से विशेष जी आप तुकबंदी बनाम कविता काव्य शायद कहना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा तुकबंदी और काव्य में डिफरेंस हमारे दर्शकों जी बिल्कुल, तुकबंदी कर देना कविता नहीं है। कविता हृदय की गहराइयों में उभरी हुई वो छवि है जिसको अगर आप किसी के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो वो चित्र, वो छवि सीधे सीधे समाज के सामने चित्रित होने लगती है। कविता बहुत बड़ी चीज़ है। कविता को समझना बहुत बड़ी बात है। कविता सबको नहीं मिल जाती। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम कवि बन जाएं और बड़े स्तर के कवि बन जाएं, लेकिन ये सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता है। तुकबंदी कर पाना ही अगर कविता होती तो आज बहुत लोग कुछ कर गए होते। कविता जीने की कला है। कविता को समझने की कविता जो है हृदय के उन भावों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसको बहुत गहराइयों से, अंतर्मन से अगर समझ पाएंगे तभी वो कविता का रूप आ पाएगा। जी विशेष जी, आप संदेश देने के मूड में दिख रहे हैं और आपने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे एक अच्छा संदेश भी दिया है। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, हम ये जानना चाहेंगे आपको जनजागरण के मंच पे आके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा, हमने बहुत सुना था आपका मंच, हम अक्सर देखते रहते हैं। आपके जो आपके चैनल पर जितने वीडियो आते रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, और समाज में जो ऊर्जा और चेतना भरने का काम आप और आपका चैनल जो कर रहा है, वास्तव में आज ऐसे चैनलों की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर लोगों की निगाह नहीं जाती है, और उन चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से आप समाज तक ले जा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जन जागरण का एक जागरूकता कार्यक्रम बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे आधारित। हमारा उसका उद्देश्य है उसमें युवा चेतना के नूतन स्वर। उसमें क्या होता है, हम यूथ एम्पावरमेंट, यूथ को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों की तरफ ढालने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो युवा भटकाव के रास्ते पे है उसे कैसे सही रास्ते पे लाया जाए। जैसे कि युवा नशाखोरी की तरफ जा रहा है मौजूदा समय में, अभी पिछले बात हुई आपसे सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे एक पोर्शन है जैसे रील या बर्गल चीज़ें, अनर्गल चीज़ें, इस तरह में युवा ज़्यादा फंसता जा रहा, और उसमें हम ये भी कहेंगे कि युवा उनमें ज़्यादा क्यों फंस रहा है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन, उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर जो बेस होता है सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल से हमारी पब्लिक ही उसे ज़्यादा करती होगी। तो इस युवा को जो आज भटकाव के रास्ते पे है उसे कैसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे जोड़ा जाए, इस पे तो सब देखिए, आज होता यह है, जो सोशल मीडिया है ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छी है। इसके माध्यम से हम नई नई चीज़ों को, विज्ञान के विषय में, पूरी दुनिया के विषय में, जो आधुनिक तकनीक है उसके बारे में हम बहुत आसानी से हम वहाँ पे सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि सोशल मीडिया इतनी सर्वसुलभ हो गई है, जैसे रील्स की बात आपने करी, रील देखना लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें 5-5, 10-10, 20-20 सेकंड की बहुत ज़्यादा समझ लो कि चटपटी चीज़ें आती हैं जो लोगों को बहुत आनंदित करती हैं। लेकिन इसके पीछे का मतलब, जो इसका जो पृष्ठ भाग है उसको लोग नहीं समझते हैं। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाती हैं। हम सोशल मीडिया पर जो चीज़ देखते हैं, रील बनाने के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे फैशन कर लेते हैं, पता कैसे कैसे लोग अपनी जो है शब्दावली जो है अपनी वो प्रयोग करते हैं, जान को बाजी में लगा जान की बाजी लगा करके वो रील बनाते हैं। तो ये
कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है युवाओं के कहीं लिए। कोई रेलवे बहुत- ट्रैक पे लेट के बना रहा है, कोई बिल्कुल। इस तरीके का। अब देखिए, सीखने के लिए कहा जाए तो सीखने के लिए दुनिया में हर चीज़ से सीखा जा सकता है, बस सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा चरित्र हैं, एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं, एक ऐसे महानायक हैं, पूरे युग के प्रणेता हैं, जिनको पूरा समाज आज प्रणाम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम नहीं पढ़ पाए। जी। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों के पीछे अगर हम 4 कदम भी अगर चल लें, एक भी चीज़ अगर अच्छी चीज़ उनसे हम सीख लें, तो वास्तव में मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यक्ति को नशे से दूर रहना चाहिए, अच्छी आदतों का उसके अंदर विकास होना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोध, जो उन्होंने विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो ये उनका जो मंत्र है, ये केवल कथन न रह करके ये व्यक्ति एक एक व्यक्ति का, एक एक युवा का अगर मंत्र बन जाए और इसी पर चले, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश तुरंत विश्वगुरु की श्रेणी में आएगा। यानी स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। उनके मंत्रों को, उनके विचारों को बोलने की नहीं, आत्मसात करने की ज़रूरत है, आपका ये कहना है। विशेष जी, आप सामयिक कविता भी करते हैं और अभी आपने पीछे वीडियो में बताया भी और तमाम तरीके की उसकी वो भी बताई। तो हम चाहेंगे इसमें सामयिक कविता में जो आप उससे कई वृक्षारोपण है, पर्यावरण संरक्षण है, इन दिशाओं में जो समाज और राष्ट्र विकास के प्रति जन जागरूकता भी फैलाते हैं, तो उस पे क्या कहना चाहें? देखिए, कविता जैसे आपने बताया कि हास्य और व्यंग्य के लिए मैं मंचों पर बुलाया जाता हूँ, ये बात सही है कि हास्य और व्यंग्य से हमारी मंचों से पहचान बनी। लेकिन हास्य और व्यंग्य जो है कविता का मूल नहीं है। जब तक हम समाज की विसंगतियों को, समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को जब तक हम जनमानस के सम्मुख नहीं रख पाएंगे, तो हमारी कविता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हास्य में आनंदित होते हैं लोग, लेकिन चिंतन की कविता जो है वो महत्वपूर्ण होती है, मैं ये मानता हूँ। मैं तो किसान परिवार से आता हूँ, और मैंने किसानों पर भी तमाम लिखा, पर्यावरण पर भी तमाम लिखा गया, और जो भी विषय मिल जाता है उस पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। किसान के पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैं 4 पंक्तियाँ मैं रखना चाहता हूँ, सुनिएगा कि अरहरी मसूर सरसों चना की हरियाली, अरहरी मसूर सरसों चना की हरियाली, देखते ही देखते बटो ही चित्त खो गया। जब लोग बाहर से आते हैं हमारे जनपद में तो देखते हैं कितना अच्छा गन्ना लगा हुआ है, कितना अच्छा अरहर लगा, कितना अच्छा मसूर है, तो गाड़ियां रोक करके और फसल में खड़े होकर के वहां पे फोटो खिंचवाते हैं। हमने ये देखा, तब मुझे कहने की हिम्मत आती है कि अरहरी मसूर सरसों चना की हरियाली, देखते ही देखते बटो ही चित्त खो गया, और नयनों में सपने हजार ले किसान, एक मेथा गन्ना बाजरा है एक साथ बो गया, और भिन्न भिन्न भांति के उगा के गेहूं मक्का धान, भूखमरी वाला दाग भूमि पुत्र धो गया, और खीरी की धरा उलीचती है अन्न के भंडार, खीरी की धरा उलीचती है अन्न के भंडार, करके बखान है विशेष धन्य हो गया, करके बखान है विशेष धन्य हो गया। विशेष जी, अभी आपने पर्यावरण पे भी बोला था, उस पे भी मतलब आप काफ़ी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और हम आखिरी उस पे चलें, युवा कवियों के नाम पे संदेश। उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और यूं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम आपको यूं ही नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तो विशेष जी, चलते चलते युवा कवियों के नाम कोई संदेश। युवा कवियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे कवियों को सुने, अच्छे कवियों को पढ़ें। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। हमने मंचों पर अक्सर देखा कि जो
मैं आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन कहीं कहीं ये देखा है हमने कि युवाओं में केवल अपनी पढ़ने की ललक होती है, वो दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा, जबकि यकीन मानिए 50 मंच ऐसे रहे हैं जो जमीन पर दरी पर बैठ करके और हमने कवियों को सुना और एक एक पंक्ति को मैंने सुनने समझने की कोशिश करी, उसमें से जो सार मिला उसको आत्मसात करने की कोशिश करी, कविता क्या है उसको समझने की कोशिश करी। युवाओं से बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छे कवियों को पढ़ें जरूर, अच्छे कवियों को सुनें और साहित्य की विभिन्न विधाओं को समझने का प्रयास करें। समाज में अच्छी कविता की जो धार आप जो जिस विधा में लिख रहे हैं उस विधा को पहले कायदे से समझो, उसके बाद में उस पर लिखो, तो निश्चित रूप से वो सार्थक कविता बनेगी। तो आप एक अच्छे श्रोता भी हैं, तो अब आखिरी सवाल मतलब हम गाइडलाइन से हट के पूछना चाह रहे हैं कि आप चूंकि एक श्रोता हैं और राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? हमारे तो आदर्श जो आपने अभी जिस पर चर्चा करी, बस वही स्वामी विवेकानंद जी हैं। मैं उन्हीं को मैं सशत नमन करता हूं, और क्या उनका अद्भुत व्यक्तित्व है, क्या उनका अद्भुत चरित्र है, वास्तव में उनको समझने की और उनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने आखिरी अंत तक ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, विशेष जी की बातें आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।